तो मैं बंद कर देता हूँ, वो तो खुलता नहीं फिर जल्दी से। एक बड़ी खबर के तौर पे यार गाजा में जोरदार मुजाहरा हुआ है और इजराइल की जोरदार बमबारी के बाद ये कहा जा रहा है कि इजराइल हमास जो है झुक गया, बंदियों को रिहा करने को तैयार। लेकिन फजील साहब, खबर दरअसल ये नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर जो कतर में बातचीत रही है उसमें हमास को ही कामयाबी मिली है और हमास में यहाँ पे आप देखिए, और ऐसा लग रहा है ईद पर रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पे इजरायली सेना की जोरदार बमबारी और गाजा में हमास विरोधी प्रदर्शनों के बाद ये फिलिस्तीनी गुट इजराइल के कई बंदियों को ईद पर रिहा करने को तैयार हो गया। इन बंदियों में अमेरिकी नागरिक और इजरायली सेना का सैनिक एडान अलेक्जेंडर भी शामिल है। ये जो सीज फायर की बात, इसके बदले में हमास के आतंकी चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया जाए। ये जो खबर लिखी जा रही है, दरअसल जाहिर है कि ये मिडिल ईस्ट जो वेस्टर्न मीडिया वहीं से ये खबर हिंदी वाले ले लेते हैं। लेकिन फजील साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बातचीत तो चल ही रही थी, ये जो ईद पर छोड़ने की बात है, लेकिन ये खबर नहीं आ रही है कि इजराइल कितने लोगों को छोड़ेगा। अच्छा, इसमें अमेरिकी नागरिक का भी जिक्र आ गया है। और फजील साहब, अभी आपने कल ही या परसों ही कहा था कि पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो 200 लोग जो कहे जा रहे वो कहाँ चले गए, या बहुत सारे लोग हैं जिनका जिक्र नहीं हो रहा है। तो ये जो अभी इसमें दूसरी तरफ कितने छोड़े जाएंगे, इसका कहीं जिक्र नहीं है। क्या लग रहा है कि क्या समझौता हो गया है? फजील साहब, आपने कहा था कि जंग अब नहीं होगी। हाँ, आईडीएफ के सोल्जर्स का भी नाम आ गया। एक आईडीएफ का सोल्जर्स, एक अमेरिकी नागरिक। अभी एक की बात हो रही है ना। मैंने तो आपसे कहा था कि कई हजार नागरिक, उनके सोल्जर्स बंधक हैं। धीरे धीरे आएगा। आज तो पहली खबर मिली है कि अमेरिकी नागरिक और आईडीएफ के सोल्जर्स, यही कतर में जो कुछ मीटिंग हो रही है, अभी तो वो मीटिंग बाहर नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार सीज फायर, अब जो कुछ भी होगा वो परमानेंट सीज फायर होगा और एक लाइन खींचेगी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, बफर जोन बने, वो अपनी तरफ रहें, ये अपनी तरफ रहें। तो अभी कतर में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि रमजान का टाइम है तो बहुत सी चीजें नहीं हो पा रही हैं। ईद के बाद आप देखिएगा इस पर कुछ नतीजतन कुछ बात आएगी सामने। और छोड़ना तो इनको भी है, छोड़ना इनको भी है, दोनों लोग मिलकर छोड़ेंगे। अब कितने बचे हैं इजराइल की जेलों में फिलिस्तीनी, उसका भी तो डाटा भी चाहिए ना, कि कितने फिलिस्तीनी अभी इजराइल की जेलों में और बंद है। उनको भी छोड़ेंगे ये लोग। बाकी को कई हजार को तो छुड़ा ही लिया है। तो अगर इजराइल की जेलों में कोई फिलिस्तीनी अब नहीं बचा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना उस पर। तो अब जो इनके सोल्जर्स छूटेंगे, तो अब ईद के बाद देखिए कुछ खबर आएगी इसमें और परमानेंट सीज फायर होगा। क्योंकि इजराइल ने वेस्ट बैंक को भी देख लिया, हमास को भी देख लिया, सीरिया को भी देख लिया, कहीं से कोई रास्ता बचा नहीं, और लाल सागर भी देख लिया। अब इजराइल के पास सिवाय कॉम्प्रोमाइज करने के दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, और इजराइल अब पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज करेगा। अमेरिका जो ट्रंप नए नए आए थे ना, तो उनको कुछ ज्यादा ही चुल मच रही थी। अब उनकी चुल भी खत्म हो गई है। जैसे ही उनका बेड़ा एक बेड़ा गर्क कर दिया, वो बेड़ा जो अमेरिकी बेड़ा था, वो अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया। हुतियों ने मारा बैलिस्टिक मिसाइल से, वो अब डूबी जाएगा। वो कम अब मेंटेन होने के लायक नहीं है। वो वहां से सारे जहाज भाग के जा करके वो लोग अमेरिका चले गए या किसी बेस पे जाके अटके हैं। अमेरिका तो बिल्कुल इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा इस लड़ाई में, केवल हवाई हमला करने के लिए इजराइल को कह दे रहा है। शुरू में कुछ हमले किए, लेकिन जैसे उनका बेड़ा एक खत्म हुआ, उसने अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये बम्बर कितना टाइम लगता है ईरान को मारने में, जब उसको सबसे पहले उसी को न मारेगा। अगर जब युद्ध शुरू होगा तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा हथियार होता है, पहले उसी को मारा जाता है। तो सबसे पहला अटैक तो बम्बरे पे होगा। इन सब चीजों से कोई डरता वरता नहीं है। 100 एयरक्राफ्ट लेके गया था इजराइल ईरान पर, और रात में ही वापस चला आया, घुस भी नहीं पाया ईरान के अंदर। तो सब अब टेस्टेड है, अब कोई बहुत बड़ी बात और नहीं आप है। ही की बात कह रहे हैं, नूर साहब है, उन्होंने लिखा है फजील साहब वही बात की, हूती $2 के मिसाइल से अमेरिका के लाखों डॉलर के मिसाइल का जवाब दे रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है $2 के मिसाइल से
अमेरिका के लाखों डॉलर के मिसाइल का जवाब दे। ये जो कॉम्बिनेशन है ये अल्टीमेट है फजील साहब, क्योंकि छोटे जी छोटे जी ड्रोन वो काम कर रहे हैं, इनके छोटे छोटे मिसाइल वो काम कर रहे हैं, और उनको मतलब भागते बनना भले ही वहां पे यमन पे बहुत बड़े हमले किए 45 और मुसलसल हमले कर रहे हैं, अब तो शायद उससे ज्यादा हमले यमन पर हो गए हैं, लेकिन जवाब जो मिल रहा है उनका वो भी अल्टीमेट है। फजील साहब ये कह रहे हैं कि बहुत $2 के मुकाबले लाखों डॉलर। फजील साहब इसको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत हमले इजराइल के ऊपर भी हुए हैं, बहुत हमले हुए हैं। इजराइल थोड़ा सा आम नागरिकों को निशाना, अरे हूती जो है आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है, जबकि इजराइल जो है आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। तो हमले तो बहुत हो रहे हैं, पूरे इजराइल में हूटर बज रहे हैं, रात भर सायरन बज रहा है, और ज्यादातर हमले रात को ही हो रहे हैं। तो हूती ने भी कहीं से कुछ कम कर नहीं रखा है, बहुत हमले हो रहे हैं। और यही वजह है कि इजराइल जो है टेबल पे आ चुका है बात करने के लिए। कतर में मध्यस्थता हो रही, अमेरिका ने अपने आदमी भेजे, लेकिन पता नहीं क्या बात बिगड़ी, तो अमेरिका को लगा कि हमारे पास इतने बड़े बड़े हथियार, हम क्यों इनसे बात करें। उसने हमला कर दिया, और जब हमला कर दिया तो अपना बेड़ा उड़वा लिया। अब तो वो बेड़ा खत्म हो गया। तो ये सब चीजें हैं। अभी अमेरिका और कितना अपना नुकसान करेगा ये तो, और 1 मई का तारीख दिया है अमेरिका ने ईरान को कि 1 मई से पहले बता दीजिए। इधर पूरी तैयारी ईरान करके दुनिया को दिखा रहा है, अपना मिसाइल का जखीरा दिखा दिया, अपना 3000 शिप की परेड दिखा दी, और सारी तैयारी कर रहे हैं। अरे सिर्फ परमाणु बम में थोड़े होता है, और भी बहुत बम होते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। कोई परमाणु बम तो कुछ नहीं है, वही है इटावा के लोग जो बंदूक खरीद लेते हैं ना, वही हाल है परमाणु बम का। वो किसी के काम वो आने वाला नहीं है। आजकल सबके, अगर सब एक दूसरे पर परमाणु बम मार दे तो क़यामत आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, बचेगा कौन यहाँ। अभी तो इमाम मेहदी को आना है, अभी कहाँ खत्म होगी दुनिया। तो परमाणु बम वगैरह किसका कोई मतलब नहीं है। ईरान से टकराने के लिए अमेरिका दबाव में लेने के लिए तरह तरह की बातें कर रहा है, और इसमें एक षड्यंत्र जो है अमेरिका जो कर रहा है ना, कि ये जो शिया सुन्नी का एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने की कोशिश करता है कि देखो हमास अगर मजबूत हो जाएगा तो अरब तुमको खतरा हो जाएगा, ईरान तुम लोग पर कब्जा कर लेगी। ये सब चीजें जो इतने साल से चल रही थी, अब इसको भी लोग समझ चुके हैं, और सबको अब सबकी जरूरत है, कोई किसी के बगैर नहीं चल सकता। इसलिए अब ये सब चीजें जो है कोई बहुत मायने नहीं रखती हैं। और इतनी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि वारशिप जो है बिल्कुल घाटे का सौदा है, इस पर पैसा फंसाना बेकार है। आप देख लीजिए वारशिप का क्या हाल है। ब्रह्मोस मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल मार दो, 2 मिसाइल में डूब जाएगा, खुदे डूब जाएगा, मार दो तो। और ईरान के पास तो, हूती के पास ना पानी का ड्रोन है, छोटा ड्रोन, वो समुंदर के नीचे जा करके जहाज के नीचे से घुस के मार देगा। अब सोचिए कि उस ड्रोन के आने के बाद पनडुब्बी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। जो पनडुब्बी पे इतना पैसा खर्च हो रहा है उसकी जरूरत ही नहीं है, अगर समुद्री ड्रोन काम करे तो। और पनडुब्बी तो फिर भी ट्रैक हो जाती है, समुद्री ये ड्रोन तो, पानी वाला ड्रोन तो बिल्कुल ही नहीं ट्रैक हो पाएगा, वो लगेगा कि कोई मछली जा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी ईरान जबरदस्त नई नई टेक्नोलॉजी ले आ रहा है, और दुनिया परेशान है उससे, और अमेरिका तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। एक बात बता दें आपसे, रूस चाहे जितना भी अमेरिका से दोस्ती कर ले, लेकिन जब बात ईरान की आएगी तो इस ट्रेजेडी के पॉलिटिक्स में उसका जो अलायंस पार्टनर रूस का जो है ईरान है, कभी भी वो ईरान के साथ ही खड़ा होगा, वो कभी अमेरिका के साथ नहीं जाएगा। जी। अब हमारे सामने जयदीप सिंह मुंदेला साहब हैं, और उन्होंने जो लिखा है कि दर्जनों मेडिकल कोर के इजरायली रिजर्विस्ट सैनिकों ने एक पिटीशन में गाजा लड़ाई में ड्यूटी पर न लौटने का उल्लेख किया है। यानी वहां पे जो मुजाहरा तो हो ही रहा है, और दसियों लाख लोग, फजील साहब 10 लाख लोग अब निकल आए हैं, और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वहां पे अब तख्ता पलट वाली सिचुएशन होगी। और मिलिट्री भी, यहाँ पे आप देखिए कि जो दर्जनों मेडिकल कोर के इजरायली रिजर्विस्ट सैनिकों ने वो पिटीशन तक दे रहे हैं। मतलब ये भी अपने आप में मैं समझता हूं कि ये इजराइल के अलावा ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला है जो इजराइल में देखने को मिला है। फजील साहब
नहीं तो कहीं इजराइल के जैसा झूठा भी कोई देश नहीं है, जिस तरह से वो अपने नागरिकों में भी भेदभाव करता है। समझ रहे हैं आप? इस बात से सब जिस तरह डिस्क्रिमिनेशन वो कर रहा है ना, वहां भी अमीर गरीब देख करके काम हो रहा है। वो बात तो अब धीरे धीरे आपका चैनल लोग देखते हैं तो बहुत सी बातें तो इस चैनल से लोगों को मालूम हो जाती है कि क्या हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो अब इजराइल के लोग समझ चुके हैं। अच्छा खासा इजराइल की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी लोगों की, बेवजह इस युद्ध को करके इजराइल ने अपना बहुत कुछ गंवाया है, पाया कुछ नहीं है, सिर्फ गंवाया है। पाया तो हमास ने है कि आज दुनिया में सबकी निगाहों में आ चुका है। यही सबसे बड़ी जीत होती है जी। और हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और चूंकि बहुत हमें उम्मीद थी कि आज रहमान साहब आएंगे, और रहमान साहब ने कहा था कि मेरे पास 2-3-4 पॉइंट्स हैं जिस पर मैं बात करना आज चाहता डिबेट भी हूँ। बहुत ज्यादा थी ना, आज आज डिबेट बहुत ज्यादा थी। हाँ हाँ, आज डिबेट थी और अलग अलग मौजुआत पे थी, खास तौर से अमित शाह का जो बयान था तो उस पर काफी नहीं, डिबेट चली। सलमान खान उसको की घड़ी, सलमान खान की घड़ी। सलमान खान की घड़ी वाली भी जो है बड़ा अजीब सा राग था, उसमें लिख गया, पता नहीं क्या लिख दिया कि वो बिल्कुल से हंगामा। बहरहाल यहाँ जदीद साहब ने लिखा कि हमास के खिलाफ जो प्रदर्शन की खबर थी उसमें अल जजीरा के साथ ही साथ अरबिया, अल हदा, स्काई न्यूज, दुबई टीवी, अल काहिरा की मुख्य भूमिका रही, जिसने हमास के खिलाफ विद्रोह होने की खबरें बढ़ा चढ़ाकर पेश की। यानी हमास के खिलाफ विद्रोह की खबर कोई ऐसी खबर नहीं थी। हो सकता है चुटपुट जो आप कह रहे थे फजील साहब कि इस खबर पे यकीन नहीं किया जा सकता, यानी वो खबर बिला वजह, अगर साहब इतना है तो आप हमले क्यों कर रहे हो, फिर प्रोटेस्ट होने दे, लेकिन वहां पे आप हमले भी कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज फजील साहब मैं समझता हूँ कि जो हिजबुल्लाह भी अब सामने आ रहा है, हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि अब हमें लग रहा है कि सीजफायर खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद अभी यही खबर आ रही है, मोहम्मद रईस साहब ने लिखा, ये आप देख सकते हैं कि आज रात में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। 5 हॉस्टेजेस हमास छोड़ेगा, जिसमें एक कुछ खास उन्होंने लिखा है, जेंडर क्या है, खास है। तो ये जो ईद वाली खबर आ रही है, हमने इस पे बात कर ली है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस तरह से हमले कर रहे हैं, ये अच्छा परवीन गुलबशा के भी जोड़ लेते हैं। और एक साहब ने तो लिखा है आपके लिए कि साहब आप खुद ही ईद का चांद हैं। तो अब ये बहुत शुक्रिया। उन्होंने लिखा, परवीन गुलबशा साहिबा ने लिखा है, फिलिस्तीन के लोग अपना देश छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। फिलिस्तीनियों का कहना है कि अपने देश की झोपड़ी किसी महल से कम नहीं, किसी हाल में फिलिस्तीन नहीं छोड़ेंगे। ये फजील साहब जिस पे हम लोग अक्सर बात करते रहे कि फिलिस्तीनी में तफरका फैलाने की बात, आपस में लड़वाने, इसके बावजूद फिलिस्तीनियों में जो जज्बा है, कल जिस तरह से मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की गई और वहां पे जो भीड़ देखने को मिली, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इस तरीके के जवाब, तो ऐसे में क्या ये महज जो है गिदड़ भपकी है, या क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं कि इसको हम खाली करवा लेंगे? क्या जो इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहा है उसको दबाने के लिए ऐसी खबरें चलाई जा रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उकसाने की पॉलिटिक्स है ये। उकसावा कर रहे, आपको छेड़ रहे, समझ रहे आप? वो छेड़ रहे कि आप कुछ उसके रिएक्शन में कुछ करिए तो बात बढ़ेगी। कभी कभी शांत पानी में कंकड़ी मारी जाती है ना, वो उकसा रहे आपको कि आप उसके बदले में कुछ कहेंगे, उसके जवाब में फिर वो पूरे देश में, दुनिया में फैलाएंगे वो बात। मीडिया का भी तो अपना एक अलग रोल है ना। तो वो उकसाने की बात है और कुछ नहीं, सिर्फ उकसा रहे कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आप किसी को बोलिए आप घर से निकलिए और 10 आदमी एक आदमी को जाके कहे आज कुछ तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही है वो बेचारा 10 आदमी का कह दिया ना तो सचमुच बीमार पड़ जाएगा। ठीक उसी तरह माइंडसेट से अमेरिका और इजराइल जो है ना, इतने साल से ये लोग अपनी दादागिरी कर रहे हैं, तो माइंडसेट से ही तो कर रहे हैं ना। माइंडसेट बना के रखे हैं कि वो बार बार आपको, जब कभी खबर ठंडी पड़ती है तो 2 दिन के बाद फिर एक खबर निकल जाती है कि मिस्र में जाएंगे, तो फिर कहते हैं कि जॉर्डन में जाएंगे, फिर कहते हैं कि अफ्रीका में जाएंगे,
कहीं ना कहीं से कोई ना कोई से एक खबर जो है चला देते हैं, फिर दुनिया परेशान हो जाती है। अब देखिए कि लोगों को फिलिस्तीन से ज्यादा दुनिया भर के लोगों को फिलिस्तीन की चिंता है कि फिलिस्तीन को नहीं छोड़ना है। समझ रहे आप? कितने चैनल्स जो है आपका देखा देखी इंडिया के अंदर, कितने चैनल लगातार बुलेटिन दे रहे हैं फिलिस्तीन का अपडेट, पूरे दिन चल रहा है, हर घंटे चल रहा है। जबरदस्त। देखिए कि कितना असर है आपकी इस चैनल का कि कई पहले बड़े पहले इतनी चैनल खबर नहीं चलती थी, मैं देखता था, पहले लेकिन जब अब बात कई चल लोग रही थी तब नहीं चलती थी। जब युद्ध पूरा चरम पे था तब नहीं ये लोग दिखाते थे, और दिखाते भी तो वही दिखाते थे कि इजराइल ने इतना मार दिया, इजराइल ने इतना मार दिया, इजराइल एनिमेशन वीडियो बना के दिखाते थे, एनिमेशन वीडियो कि ऐसे मार दिया, आपसे मार दिया, ऐसे मार दिए। तो ये सब खबरों का सब खेल है, सब माइंड प्रेशर, माइंड सेट की बात होती है। अब देखिए एक बात कह देते हैं और उसके बाद सब लोग जो है शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं फिलिस्तीन। आज अगर दुनिया के पासपोर्ट खत्म कर देना दुनिया, आज भारत दुनिया भर के मुसलमान फिलिस्तीन पहुंच जाएंगे कि नहीं खाली करना, हम लोग तुम्हारे साथ। इतना इमोशन है। मस्जिद अक्सा हमारे नबी से जुड़ा हुआ है, हमारी पहला किबला है, इतना इमोशन है। और जो लोग नहीं जानते थे वो भी इस लड़ाई के बाद जान गए, उनका भी इमोशन जुड़ गया। पहले बहुत कम लोग जानते थे कि मस्जिद अक्सा के बारे में, लेकिन अब हर दुनिया का हर मुसलमान अब जान गया कि क्या है हमारा मस्जिद अक्सा। जी जी बिल्कुल। और वहां से भी खबर आज मैं कहीं देख रहा था फजील साहब, न्यूज कि जो अल जुलानी है वो शिया जो हुक्मरां हैं उनसे भी मुलाकात किए, जो काली पगड़ी और पूरा उनसे बात मुसाफा करते हुए, और इस तरह का जेस्चर सामने आया। तो मुझे बड़ा वो लगा कि आज से हम लोग 3 महीना 2 महीने पहले जो आप बात कहते थे कि ईरान जो है वो शामिल है, लोग उस पे नहीं यकीन कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने वो खबर देखी, अभी मैं उसको तलाश कर रहा था, वो सामने नहीं आई, मैं उस वक्त नोट कर लेता। तो क्या मतलब सीरिया के भी अब कोई खबर नहीं आ रही है, आ रही है तो सिर्फ ये कि इजराइल ही टारगेट कर रहा है, वहां पे इजराइल ही मार रहा है। नहीं, सीरिया तो अब क्योंकि इसलिए खबर नहीं आ रही है कि टर्की अपने आप में फंस गया है, इसलिए सीरिया की कोई खबर नहीं आ रही है। टर्की चूंकि डिस्टरबेंस ज्यादा हो गई है वहां पे, इसलिए सारी ध्यान लोगों का उधर चला गया है। और टर्की सीरिया में कुछ खबर है भी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो ईरान और रूस से अलग नहीं जाएंगे, और वो वही होगा लास्ट में, आप देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब खुद का आईडीएफ, उनका इजराइल का खुद आईडीएफ हॉस्टाइल हो चुका है, तो जब आपके पास खूंटा ही नहीं है तो कौन अपना जानवर लाके बांधेगा उसके पास? पहले तो एक झोला चाहिए ना। अगर मान लीजिए आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो आपको झोला तो चाहिए ना, सब्जी लाएं क्या में? आपके पास झोला है ही नहीं है, आप पूरी बाजार घूम के चले आए कि साहब हमको दे दो, हमको दे दो। लोग देने को तैयार भी हैं, लेकिन आपके पास झोला ही नहीं है। तो ये चीज है। अब खुद का आईडीएफ उनका इतना कमजोर हो चुका है कि वो अब हिम्मत नहीं है उनकी किसी से लड़ पाए। और किससे लड़ेंगे सोचिए, उधर सीरिया, फिर हिजबुल्ला, फिर हमास, फिर हुती, फिर ईरान, और जब सब लड़ेंगे तो जॉर्डन, अरब, मिस्र भी नहीं बचेगा, वो भी आ जाएगा साथ में। खबर आ रही, बड़ी खबर यहाँ मोहम्मद रईस साहब ने दिया है, जो कतर में नेगोशिएशन बातचीत चल रही है वो सक्सेस हो रही है, कामयाब हो रही है। आज रात डोनाल्ड ट्रंप खुद ऐलान करेंगे सीज फायर। लगभग 50 दिन के लिए ये सीज फायर, फजील साहब, कहा जा रहा है कि 50 दिन का ये सीज फायर, ये बात सामने आ रही है फजील साहब। ये 50 दिन का सीज फायर, और इसमें यह भी कहा गया है कि एक के बदले वही 100 या उससे ज्यादा लोग जो है छोड़ सकते हैं। और हमारे साथी अमित शुक्ला, उन्होंने कहा कि इजराइल तो एक के बदले 1 लाख भी दे सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये इसका असर है फजील साहब? जो अभी इफ्तार पार्टी डोनाल्ड ट्रंप ने कल उसमें शरीक हुए और उन्होंने ये बात कही कि नहीं, हमें एहसास है कि आप लोगों ने हमें जिताया है। क्या उनको वहां के लोगों ने याद दिलाया कि आपने क्या वादा किया था और अब आप क्या कर रहे हो? तो फिर डोनाल्ड ट्रंप घूम गए, क्या ये भी है? या फिर ईरान ने जो बात कही है, क्योंकि देखिए जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि ईरान ने क्या कहा है कि हम ऐसी मिसाइल रखते हैं जिनकी रेंज अननोन है,
हाँ, और ये कहा है कि वो फोर्टिफाइड प्लेसेस पर रखी गई हैं। ये जो ईरान और बहुत बड़ी ताकत दिखाई फजील साहब। देखिए डोनाल्ड ट्रंप अफ्तार में क्यों गए, पहले उसकी कहानी जानिए। अच्छा। इफ्तार में गए क्यों, पहले तो वहां से सुनिए। पुतिन ने जब उनके युद्धपोत पर जब हमला किया और वो भागते भागते बचा नहीं पाए उसको, जब उनको ये लग रहा था कि ये तो 2-4 मिसाइल में ठंडे बैठ जाएंगे, लेकिन उनकी आक्रामकता को देख करके जब उन्होंने एनालिसिस किया कि हम कितने पानी में हैं और क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। अब इतना बड़ा दुनिया का सुपर पावर है, ऐसा तो बचकाना काम तो करेगा नहीं, कैलकुलेशन तो करना पड़ता है ना। कैलकुलेशन तो वो भी किए होंगे। जब उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया और 15 महीने के इतिहास उनके अफसर बताए होंगे कि 15 महीने में क्या हुआ, तब उन्होंने जाकर के माहौल बनाया इफ्तार पार्टी में। इफ्तार पार्टी में जाकर के उन्होंने पीस माहौल बनाया पहले बात करने का। देखिए बड़ा आदमी हर चीज को बड़े तरीके से करता है। वो इफ्तार पार्टी में गए ही इसीलिए थे ताकि हम कल को कह सके कि आप लोग के कहने पर मैंने ऐसा किया है। बात समझ रहे, मुसलमानों पर एक एहसान दिखाने के लिए ये गए इफ्तार पार्टी में, और उनका मन तो पहले से ही था। और अब कहेंगे कि इफ्तार पार्टी की वजह से हमने, मुसलमानों ने हमसे कहा, हमने उनका लिहाज किया, उन्होंने हमको जिताया है, हमने अपनी युद्ध नीति बदल दी और अब हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, सब लोग अच्छे से जियो, खाओ, रहो, मस्त रहो। ये एक माहौल बनता है पॉलिटिक्स के अंदर। आप सीधे किसी के जाके माफी नहीं मांग सकते, आपको भी माहौल बनाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा कुछ आप कीजिएगा, कुछ सामने वाला करेगा, माहौल बन जाएगा। तो ये इफ्तार पार्टी से पहले की कहानी सुन करके आप इफ्तार को जोड़िए। इफ्तार से कुछ नहीं हुआ है, इफ्तार ही बल्कि उसके लिए हुआ है कि हम मुसलमानों पर ये एहसान डाल सके कि हमने आपके कहने पर युद्ध को रोक दिया। समझ रहे आप? ये एक नया एंगल फजील साहब लेकर के आए हैं और मुझे लग रहा है कि यही पॉलिटिकल जो एंगल है वो तो यही है असल में जो आपने बताया, और यही एक बड़ा जो हम कहते हैं। और राजा सिंह राजपूत साहब ने लिखा है कि मुझे तो यही लगता है कि मोसाद ही एक न्यूज चैनल, यही एक न्यूज चैनल देखता है। राजा सिंह राजपूत कहते हैं कि मोसाद भी इसी को देखता है। और परवीन गुलबशा ने लिखा है कि नूर साहब, जंग में अमेरिका का आर्थिक नुकसान कभी नहीं होता है, बल्कि उसको मौज है, जापान अरब देश से और पैसा ले लेगा। ये उन फिलिस्तीन के बंधक छोड़ेगा इजराइल। जमाना चला गया है, अब अमेरिका को फ्री में हथियार बांटना पड़ रहा है। अब वो टाइम खत्म हो गया जब वो पैसे लेता था। वो दे दिया, यूक्रेन को बिल पकड़ा दिया, तो क्या यूक्रेन पैसा भर रहा है? उसको कुछ नहीं भरेगा। वो टाइम अब खत्म हो गया। अब आपको फ्री में अपना शरबत पिलाना पड़ेगा मुहर्रम के जुलूस में, आपको अपनी छवि ठीक करनी है। तो अब वो सब जमाना चला गया कि आप शरबत बेच के पैसा कमा लीजिएगा मुहर्रम में। अब अपने पास से पिलाना पड़ेगा। आरिफ साहब ने लिखा है कि एमएमसी न्यूज जो है मोहब्बत की दुकान है, यहाँ पे जो है बहुत शुक्रिया है। तो अरे लाइक बता दीजिए कितने लोगों ने किया है, जरा एक बार बोलिए, लाइक कितने लोगों ने किया है? लाइक आज जो है बहुत ज्यादा लोग नहीं, असल में कल वाला भी एक लाइव चल रहा है लगातार, तो उसकी वजह से लोग आखिरी खरीदारी में भी बिजी हैं लगता है ईद की। हाँ, आखिरी खरीदारी 102 लोगों ने लाइक किया है, लेकिन देखने वाले हैं काफी, आज ज्यादा नहीं, 250 करीब लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अगर लाइक कर दें तो 200 लाइक तो हो ही जाएगा। ऐसा है कि लाइक कम आता है तो हमको नींद आने लगती है, दिक्कत ये है। हाँ, नहीं मेरा भी मन नहीं लगता है, मेरा भी मन नहीं लगता। लाइक मेरा 600 हो गया, 800 हो गया, तो मेरी नींद चली जाती है, नहीं तो हमको भी नींद आने लगती। नहीं, वो बस अब आज आखिरी चुकी है ना, तो चांद रात है, बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे होंगे ईद की, बहुत सारे लोग। तो इस तरह के सीरिया का T4 एयरबेस जो कि तुर्की द्वारा यूज किया जाना था, उसे इजराइल ने अनुपयोगी कर दिया है, यहाँ पे ये बताया गया। और मोहम्मद रईस साहब ने लिखा है कि फजील साहब, ईरान के विदेश मंत्री और सऊदी के विदेश मंत्री की गुप्त मुलाकात कई बार हो चुकी है। ये तो जाहिर है कि ये इम्पोर्टेंट है। ये जो सऊदी और ईरान की मुलाकात का सिलसिला है, ये क्या है फजील साहब, ये गुत्थी नहीं सुलझ रही है। इससे लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल बड़ा परेशान है। देखिए यही तो असली गुत्थी है।
आपको 15 महीना पहले हमले चले, 7 अक्टूबर से पहले 1 महीना पहले मस्जिद अक्सा में घुस के इजरायली सोल्जर्स ने गोलियां चलाई, जिसमें 70 से ज्यादा लोग घायल हुए, शायद 1-2 लोग मरे भी थे। उसके बाद 7 अक्टूबर हुआ। दुनिया में ये कहने को मिला कि मस्जिद अक्सा में गोली चलाया इन्होंने, इसलिए हम लोग ने उसके रिएक्शन में किया। लेकिन सच्चाई उसके पहले ऐसी थी कि इनसे क्या नाम अरब से इजराइल की लगातार बातचीत चल रही थी और बहुत पीसफुल माहौल में चल रही थी। इजराइल ये सोच रहा था कि हमास तो कुछ है नहीं, अरब उसको मदद करता है, हमारी अरब से बातचीत चल रही है। इसी मुगालते में इजराइल सो गया और उसके बाद जो 7 अक्टूबर हुआ तब उसकी नींद खुली। रात भर शराब पी रहे, मस्ती कर रहे, घूम रहे, खा रहे, पी रहे। 4 बजे 4 बजे लोग सोए हैं और 5 बजे ये घटना हो गई। बड़े बड़े मिनिस्टर तो उठ ही नहीं रहे थे कि क्या एक्शन लेना है। भाई बिना ऊपर के एक्शन से आर्मी तो खामोश बैठी रहेगी ना। और वो लोग भी तो सब मौज मस्ती, उस दिन इजराइल डे था, शायद कुछ उनका सेलिब्रेशन चल रहा था, तो आर्मी वाले भी अपना पी खा के पड़े हुए थे और आम नागरिक भी, सब कुछ था। वो जब अल्लाह ताला रास्ता बनाने पे आते हैं ना तो सब बन जाता है। वो 7 अक्टूबर इजराइल का इतिहास कभी भूलेगा नहीं इजराइल, और दुनिया भी नहीं भूलेगी इसको। तो ये चीज जो है इसका रिजल्ट अब दिख रहा है जी। माइक बंद है आपका। जब आपने लाइक के लिए कहा तो काफी लोगों ने और लाइक कर दिया फदील साहब आपके कहने से। सबका तो लाइक तो काफी हो गए हैं और कई खबर भी हमने अपडेट कर दी है। और मेरा टाइम भी हो गया है यहाँ पे। परवीन गुलाब शाहबाज, सोच रहा हूँ थोड़ा से कुछ जिन लोगों कमेंट है थोड़े से पढ़ दें आपके लिए, ताकि आपकी। परवीन गुलाब शाह साहब ने लिखा है कि मुमताज साहब आपका चैनल अपडेट ही नहीं देते हैं, बल्कि फिलिस्तीनियों से मोहब्बत पैदा करने का जरिया भी आपका ही चैनल की देन है। काश फदील साहब का बयान भी नहीं सुन, क्या काश की फदील साहब का बयान भी नहीं सुनती, मतलब वहाँ ये है कि आपका बयान कैसे सुना जाए, ये यहाँ पे तो इसके अलावा और लोगों ने, देखिए मैं एक एक करके मैं कुछ बयान सोच रहा हूँ कि पढ़ दूं आपके, ताकि आप तक वो पहुंच जाए। यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने, यूएस दूतावास ने सीरिया में अपने नागरिकों को सीरिया छोड़ने की सलाह दी है क्योंकि वहां ईद उल फित्र के दौरान हमले की आशंका है, ऐसा वहां पे कहा गया है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए जो जो आया है वो मैं कर दूं। तो हाँ, यहाँ पे राजा सिंह साहब लिखा, मुसाद आईडीएफ फदील साहब की बात सुनकर घबरा जाता होगा 100%। ये लिखा है कि आपकी बात कि आप कहाँ से लाते हैं ये ढूंढ करके, तो ये अपने आप में। और इसके अलावा जयदीप सिंह ने लिखा है कि टकर कॉल्सन, जो कि दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं और खासकर अमेरिकी इंटरव्यू लेते हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी भाई अमेरिका अपनी सुपरमेसी बचाने की कोशिश कर रहा है। ये उन्होंने कहा, वही बात जो आप बार बार इकबाल की बात करते थे ना, यही है सुपरमेसी बचाने की, वही बात देखिए आ गई। ये कौन कह रहा है? जो सबसे बड़ा पत्रकार है। तो इसका मतलब वो भी देख रहा है, वो आप ही की बात को कि कैसे इकबाल बच जाए। सुपरमेसी, इसका सही लफ्ज बहुत दिन बाद आया है कि सुपरमेसी जो है कैसे बच जाए। तो ये जयदीप बुंदेला साहब शुक्रिया दीजिए, उन्होंने बहुत अच्छी बोल ले करके आए आपकी बात को। बहुत दिन बाद आपकी बात की एक बड़े पत्रकार ने, दुनिया के मशहूर पत्रकार ने, वो आपकी बात की तायीद कर दी। ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट हम सब के लिए खबर है फदील साहब। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फदील साहब आपका। और कल हम लोग बाकायदा ईद की मुबारकबाद देंगे। इट इज बिहाइंड द सऊदी वैली, क्या इन्होंने लिखा है, व्हील, बहरहाल। तो यहाँ पे एक और साहब ने लिख दिया है
जेच हिंदुस्तानी अमेरिका की सुपर पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है, ये बात भी आ गई। आरिफ सैफी भी उन्होंने कुछ और अपडेट के, बहरहाल बहुत सारे अपडेट हैं। दैट्स राइट, द मोस्ट अनलेस अमंग मी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान नेवर रेज द वॉइस ऑफ पैलेस्टीनियन। फदील साहब का की सच्ची बात, मोहम्मद मुन्ना एक साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि फदील साहब की सच्ची बात,